करते हैं। अब हम लोगों ने अपना एसईओ में से जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हम ये कहते हैं कि हमने एसईओ सीखनी है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हमें बैकग्राउंड चाहिए था वो ये था कि भाई हमने तो वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो हमें पहले वेबसाइट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मगर हम वेब डेवलपर नहीं हैं, ऐसे नहीं है कि हमने वेबसाइट्स बनानी है, बल्कि ऐसे है कि लोगों ने हमारे पास अपनी बनी हुई वेबसाइट्स चलानी है। इसका मतलब क्या होगा कि वो हमें अपनी वेबसाइट का एक्सेस देंगे और हम उनकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए उनकी वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर रहिएगा। और अब हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ के हवाले से, एंड दैट इज कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये एसईओ के अंदर पहला टॉपिक है। दरवाज़ा बंद करो बेटा। अब तो सबसे पहले तो हम इसको भी शुरू करने से पहले ज़रा एक दफ़ा फिर से रिकॉल करते हैं कि क्या हम सब लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्या सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज एसईओ? मतलब नो डाउट प्रैक्टिकली तो नहीं जानते हैं, वो तो अभी हमने सीखना है, लेकिन अबाउट एसईओ, व्हाट इज एसईओ, क्या मैंने सबके साथ डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज एसईओ? ये नहीं हुआ हुआ। एसईओ क्या चीज़ है? वेबसाइट को, मतलब उसका कॉन्सेप्ट कि वेबसाइट को रैंक करना, यानी वेबसाइट को हम चाह रहे हैं कि पहले पेज के ऊपर अमंग फर्स्ट 5 पोजीशन या पहले पेज पे कम से कम अपनी वेबसाइट को ले आएँ। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम एसईओ की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसके हमारे पास 2-3 पार्ट्स हैं, फेजेज हैं। पहला फेज क्या होता है? ऑन साइट एसईओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, कि भाई आपने वेबसाइट की एसईओ ऑन साइट कर। ऑन साइट का मतलब क्या? नाम से अंदाजा हो रहा है ऑन साइट का क्या मतलब है? क्या मतलब है ऑन साइट का? वेबसाइट में जाकर कुछ चेंजेस करनी है और वो चेंजेस इंप्लीमेंट होंगी, तो जैसे हम बोलेंगे नहीं, ऐसा काम जो भी हम वेबसाइट के ऊपर जाके कर रहे होंगे वो ऑन साइट होगा। यानी ऐसा लग रहा होगा जैसे हम वेबसाइट में चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन असल में हम वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर रहे होंगे, वेबसाइट को एसईओ के मुताबिक अपडेट कर रहे होंगे। और ये चेंजेस ऐसी बिल्कुल नहीं होंगी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी, यानी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, वो तो हमने वैसे ही रहने देना है, लेकिन उसके अंदर जो कमी बेशी एसईओ के हवाले से है उसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये ऑन साइट है। इसके बाद जो दूसरा फेज है वो क्या है? टेक्निकल है। टेक्निकल एसईओ का क्या मतलब है? मेंटेनेंस। अब अगर मैं वेबसाइट की मेंटेनेंस के हवाले से बात करूं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारी वेबसाइट की स्पीड है, वेबसाइट की स्टेबिलिटी है, और वेबसाइट की विजिबिलिटी है लैपटॉप्स के ऊपर और मोबाइल्स के ऊपर, कि भाई वेबसाइट मोबाइल पे नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, लैपटॉप पे नज़र आती हैं कि नहीं आती हैं, और किस तरह नज़र आती हैं। क्या मोबाइल के ऊपर सारा कंटेंट नज़र आता है कि नहीं आता, और मोबाइल पर जाकर क्या कंटेंट का स्टाइल चेंज होता है कि नहीं होता। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? टेक्निकल एसईओ में। अब ये सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि हमने एक वेबसाइट को रैंक करना है, मतलब वेबसाइट को हमने पहले पेज के ऊपर लेकर आना है, तो वेबसाइट को पहले पेज पर लाने के लिए हम बेसिकली लोगों को अडॉप्ट कर रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा कुछ लिखे, और जब वो लिखे तो उसकी लिखे हुए के अगेंस्ट हमारी वेबसाइट ट्रिगर कर जाए और हमारी वेबसाइट नज़र आ जाए उसको। कोई मैजिक तो नहीं है ना कि ऐसी ऑटोमेटिक की वेबसाइट हमारी खुद ही ऊपर आ जाएगी, बल्कि कोई भी यूज़र कुछ टाइप करेगा। क्या टाइप करेगा? अब वो कोई ब्रांड नेम भी टाइप कर सकता है। अब ब्रांड नेम की तो एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इसलिए कोई भी एक ब्रांड नेम एक ही होगा तो वेबसाइट से कंटेंट पिक कर लेगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक ही ब्रांड की 10 पेजेस बनी होगी, वेबसाइट एक ही खुली होगी। जैसे मेरे को पिक सोल्यूशन, तो पिक सोल्यूशन की वेबसाइट पिक सोल्यूशन वालों ने नहीं बनाई होगी, स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट स्टार्स अकेडमी नहीं बनाई होगी, गिब्स की वेबसाइट गिब्स नहीं बनाई होगी। तो इसका मतलब है ब्रांड नेम तो कोई एसईओ फ्रेंडली काम नहीं है, वो तो नाम लिख लिया एसईओ हो गई, नाम को अच्छे तरीके से लिख रहे हैं बस। अब दूसरी चीज़ क्या है जो कोई लिखेगा? वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट्स, वो बिजनेस की कैटेगरी। हम कहते हैं ये वाली चीज़ें कोई लिखे तो हमारी वेबसाइट ट्रिगर करे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें वेबसाइट के कंटेंट को इसके मुताबिक करना है। अगर हमारे पास एक वेबसाइट आती है और वो कहते हैं इसकी एसईओ करते हैं, तो हमारा पहला फेज क्या है? पहले फेज में हमने ये देखना है कि क्या जिन सर्विसेज
और जिन प्रोडक्ट्स और जिन बिजनेस कैटेगरीज के अगेंस्ट हमने उसे रैंक करना है, क्या वो मेंशन है वेबसाइट में कि नहीं है। अगर वो चीज़ें वेबसाइट पे लिखी ही नहीं हुई, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, सो हमने रैंक करना है किसको, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन फाउंडेशन कोर्स। तो ये वाला कंटेंट भी तो होना चाहिए वेबसाइट में। इसका मतलब हो सकता है कि हमें कंटेंट को रीराइट करना पड़े, मतलब ये काम भी एसईओ वाले ने देखना है। अगर तो उन्होंने लिखा हुआ है तो फाइन। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमने कि भाई एक सर्विस है, जैसे मैं कहता हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट है, जो एक अच्छा इंस्टीट्यूट फाइंड कर है, वो लिखेगा क्या, मतलब ढूंढेगा क्या, वो तो ढूंढेगा कि बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज इन लाहौर, हो सकता है वो ढूंढे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, हो सकता है वो ढूंढे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, हो सकता है वो ढूंढे पीपीसी कोर्सेज इन लाहौर, हो सकता है वो ढूंढे गूगल एड्स लर्निंग इन लाहौर, ठीक है, हो सकता है वो ढूंढ रहा हो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब कितनी सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये सब चीज़ों को रैंक करवाना है, पोजीशन चेंज करनी है, पहले नंबर पे लाना है, तो पहले तो मैं उस वेबसाइट के एनालिसिस करूँगा कि क्या ये कंटेंट इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो अगर ये कंटेंट उसमें मौजूद नहीं है तो ट्रिगर कैसे करेगी वेबसाइट, वो तो कर ही नहीं सकती है। तो मुझे ये कंटेंट उसकी वेबसाइट पे लेकर आना है, ये पहला फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कंटेंट मैं लेकर आऊँगा वो कंटेंट है क्या असल में, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्चेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्च फ्रेजेस, लोगों के वही सर्च फ्रेजेस मैंने अपनी वेबसाइट पे लेकर आने हैं। तो उसके लिए अब सर्च फ्रेजेस का होंगे तो फिर ये तो मुमकिन नहीं है ना कि मिलियन ट्रिलियंस ऑफ पीपल के सारे सर्च फ्रेजेस अपनी वेबसाइट पे लिखूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सर्च फ्रेजेस को मुझे देखना है, और फिर मुझे देखना है कि ये वाले सर्च फ्रेजेस जो लिखते हैं, सर्च फ्रेज, सर्च टर्म, क्यूरी टर्म, ये सब एक ही बात है ना कि भाई मैं गूगल पर आता हूँ और गूगल पर आकर लिखता हूँ मैं कि यूज लैपटॉप्स इन लाहौर। अब मैं जो लिख रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर तो नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये कि मुझे तो नहीं पता कि व्हाट इज कीवर्ड। मैं तो वो चीज़ लिख रहा हूँ जो मुझे चाहिए, मैं अपने अल्फाज में जो मुझे समझ आती है कि भाई मुझे ये परचेज करने के लिए ये किसी को ये कहना पड़ेगा। बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो कहते हैं भाई एक वाईफाई माउस दे दो, मैंने तो अपनी क्यूरी इस तरह पेश करनी है उसको। अब आगे से ये हमारा काम है कि हम उसकी क्यूरी को कन्वर्ट करेंगे कीवर्ड्स में। वो कैसे करेंगे, वो गूगल की मदद से करेंगे। यानी अब बहुत सारी सर्च फ्रेजेज होंगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने लैपटॉप लेना है, ये वाली क्यूरी लिखने के मुख्तलिफ तरीके होंगे, मतलब हर बंदा अलग तरीके से ये बात करेगा, पूछेगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें कॉमन होंगी। जैसे लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप तो कॉमन ही है, कीमत पूछनी है तो प्राइसेस की टर्म कॉमन होगी, नया लेना है तो न्यू कॉमन होगा, पुराना लेना है तो यूज कॉमन होगा, लेकिन लिखने का अंदाज फिर भी मुख्तलिफ होगा। उसके जो फ्रेजेस होंगे, उसका जो वर्ड्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने सर्च टर्म्स को पकड़ना है पहले, और देखना है कि इन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट गूगल ने कौन से कीवर्ड्स बनाए हुए हैं। यानी अगर एक बंदा लिखता है कि यूज्ड डेल लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, तो मैंने गूगल के पास लेकर जाना है और गूगल से पूछना है तो भाई ये सर्च फ्रेज है, इसको जरा चेक करो कि इसके अगेंस्ट कितनी सर्चेज हैं, इसके अगेंस्ट कितने रिजल्ट्स आते हैं और इसके अगेंस्ट कंपटीशन कितना है। तो मुझे बताओ कि इसके लिए बेस्ट कीवर्ड कौन सा होगा। वो जो बेस्ट कीवर्ड होगा ना, वो अभी सर्च फ्रेजेस तो हो सकता है 50 हो सकता है 100 हो सकता है 500 हो, लेकिन उसके अगेंस्ट कीवर्ड एक तो ही बनेंगे हमारे। वो कीवर्ड्स मैं गूगल से पूछूंगा और उनको मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लेकर आऊँगा। अब वो गूगल क्या कहेगा, गूगल खुद से अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये लिख रहा है तो इसका मतलब है इसको ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए इसने अपने पास कीवर्ड बनाया हुआ है। अब वो देखेगा ये कीवर्ड किसके पास है, जिसकी वेबसाइट पे अच्छे तरीके से वो कीवर्ड लिखा होगा वो उसकी वेबसाइट को दिखा देगा। समझ में आ गई बात। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम ये वाला काम करने जा रहे हैं कि हमने कीवर्ड्स को तलाश कैसे करना है, यानी हमने कीवर्ड्स बनाने कैसे हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का। और ये एक पूरे का पूरा एक समझ लो कि एसईओ के अंदर एक अलग से मॉड्यूल है जिसे आपको समझना है कि आप समझ लेंगे कीवर्ड्स होते क्या हैं। चलो आ जाते हैं हम जरा इधर स्लाइड में वापस। ये स्लाइड मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने याद नहीं करना, आपने इसको समझना है, मेरा कॉन्सेप्ट लेना है आपने। जो मैं इस कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ
जो मोटी मोटी बातें बताऊंगा कीवर्ड्स बनाने के लिए, उन्हें समझने के लिए स्लाइड आपसे शेयर की है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 पेज याद करने हैं और मुझे सुनाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अंडरस्टैंड करने हैं आपने। तो सबसे पहले तो आपको अंदाज़ा तो हो गया कि कीवर्ड क्या चीज़ है ना? ठीक, अंदाज़ा तो हो गया ना कि मैं किस चीज़ को कीवर्ड कह रहा हूँ, कि जो चीज़ मेरी वेबसाइट पे सर्च क्यूरी के तौर पर आने वाली है वो कीवर्ड है। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि कीवर्ड्स की टाइप्स कितनी है। हमें ये पता लग गया कि कीवर्ड कितनी तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, शॉर्ट कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब क्या है कि भाई ऐसा कीवर्ड जो मैक्सिमम 3 वर्ड्स के ऊपर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट कीवर्ड। यानी कि जो कीवर्ड मैक्सिमम 3 अल्फाज का होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ MD कैट प्रिपरेशन, 2 वर्ड्स पे है। मैं कहता हूँ MD कैट क्लासेस, 2 वर्ड पे है। मैं कहता हूँ MD कैट प्रिपरेशन लाहौर, 3 वर्ड्स पर है। मैं लिखता हूँ ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, बड़ा हो गया। अब ये किस कैटेगरी में चला गया? ये लॉन्ग कीवर्ड की कैटेगरी में चला गया। अब क्या होगा? अब इन दोनों को हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम कह रहे हैं भाई 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल कीवर्ड शॉर्ट कीवर्ड है, 3 से बड़ा जो कीवर्ड है वो लॉन्ग कीवर्ड है। अब हम थोड़ी सी साइंस भी समझते हैं। हम कहते हैं शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड, हमें इससे क्या लेना देना है, बोला हमारा इससे क्या काम है। अब हम ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर एक बंदा शॉर्ट कीवर्ड लिखता है, जैसे एक बंदा लिखता है MD कैट प्रिपरेशन, ठीक है। अब वो जो MD कैट प्रिपरेशन है वो एक मोबाइल ऐप की शक्ल में भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, वो फिजिकल क्लासेस की सूरत में भी हो सकती है, और वो पूरे पाकिस्तान के किसी शहर में भी हो सकती है, और हो सकता है कि इंडिया में भी हो रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात क्लियर नहीं है। इसका मतलब कि ये जो टर्म है ना MD कैट प्रिपरेशन, ये बहुत सारी वेबसाइट्स में है, मगर इससे एग्जैक्टली यूज़र की इंटेंट समझ में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो अब मतलब क्या हो गया, इससे निकला नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा ये निकला कि भाई इसमें तो बहुत कंपटीशन है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा कंपटीशन है। तो जब इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, तो जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो वहाँ पर क्या मसला है भाई? वहाँ पर बिजनेस करना आसान काम तो नहीं होगा जहाँ पर कंपटीशन हमें ज़्यादा मिल रहा होगा। मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने कोई जूस कॉर्नर की शॉप खोलनी है और मैंने 1 किलोमीटर के डायमीटर पे देखा कि कोई भी जूस कॉर्नर नहीं है, मुझे हुआ फाइन। और मैंने लोगों को भी देखा, मैंने ये भी देखा कि जूस कॉर्नर की डिमांड भी है लेकिन जूस कॉर्नर कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन तो ना होने के बराबर है। और अगर मैंने 1 किलोमीटर के डायमीटर में देखा, रेडियस में देखा, और मुझे पता लगा भाई 1 किलोमीटर के अंदर अभी सिर्फ 2 ही जूस कॉर्नर है, तो मैंने कहा इट्स ओके यार, अभी सपोज थोड़ा सा कंपटीशन है, ज़्यादा नहीं है। फिर मैंने कहा 1 किलोमीटर के अंदर मैंने देखा भाई हर 1 किलोमीटर के बाद एक जूस कॉर्नर है, तो अब कंपटीशन बढ़ गया। अब मैं जो बिज़नेस यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ मुझे टफ टाइम मिलेगा, यानी इतनी जल्दी मेरा बिज़नेस यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं होगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह जो छोटे कीवर्ड्स होंगे इनके ऊपर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कि जो MD कैट प्रिपरेशन लाहौर में ऑफर कर रहा है उसकी भी एक वेबसाइट है, जो फैसलाबाद में ऑफर कर रहा है हर शहर के बंदे की है, जो मोबाइल ऐप्स हैं वो रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर तो बहुत कंपटीशन मिलने वाला है, और ये टर्म इतनी क्लियर भी नहीं हो रही है। लेकिन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है? मिसाल के तौर पर मैं लाहौर में बैठा हूँ और मुझे लाहौर के अंदर MD कैट प्रिपरेशन के लिए कोई अकेडमी ढूंढनी है ऑनलाइन, तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ MD कैट प्रिपरेशन अकेडमी इन लाहौर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब कंपटीशन ज़्यादा था और टर्म छोटी थी तो सर्चेज बहुत ज़्यादा थी ना, यानी सर्चेज भी ज़्यादा थी, रिजल्ट्स भी ज़्यादा थे। मतलब सर्च कर रहा हूँ मैं तो बहुत सारे रिजल्ट्स आने लगे हुए हैं। लेकिन जब मैंने लिखा ना MD कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, इसका मतलब ये फैसलाबाद वाला बंदा तो नहीं लिख रहा होगा, ये कराची वाला बंदा भी नहीं लिख रहा होगा, ये जिसने ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी होगी वो भी नहीं लिख रहा होगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि इसके रिजल्ट्स भी कम हो गए, इसकी सर्चेज भी कम होंगी, मगर इसका कंपटीशन भी कम होगा, ठीक है। और ये क्योंकि ज़्यादा डिटेल्ड है तो मुझे पता लग गया कि भाई ये ऐसे लोग होंगे जिनकी कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बंदे ने खुद से ढूंढा है। इसने कहा कि एक तो इसने ढूंढा क्या है, एक कोर्स, उसके बाद इसने क्या ढूंढा, फिजिकल एकेडमी,
और उसके बाद उसने क्या ढूंढा, उसने कहा लाहौर में मुझे चाहिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें उसे किसी एक वेबसाइट पे मिल रही होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि कन्वर्जन का चांस एक्स्ट्रॉर्डनरी बढ़ जाएगा। लेकिन एक बंदे ने लिखा ना एमडी कैट प्रिपरेशन, तो उसमें ऐप्स वाली ऑप्शन भी आ गई, उसमें इस्लामाबाद भी आ गया, उसमें लाहौर भी आ गया, उसमें कराची भी आ गया, तो इसमें कन्वर्जन कम हो जाएंगे। वो क्लियर ही नहीं है बात अभी तक। अभी हमें ये पता भी नहीं है कि जो ये लिखने लगा हुआ है उसकी इंटेंट है क्या, समझ नहीं आ रही है। लेकिन शॉर्ट कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट होते हैं और लॉन्ग कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फौरी रिजल्ट ओरिएंटेड कीवर्ड जो होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, जो फौरी रिजल्ट होते हैं। देखो उसमें कंपटीशन ही नहीं है। अगर कंपटीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि जल्दी रैंक करेंगे। अगर जल्दी रैंक करेंगे फाइन, हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएगी और फायदा क्या होगा, कन्वर्जन भी। अब हम यही कह रहे थे, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ एमडी कैट प्रिपरेशन के ऊपर हमने एक फिजिबिलिटी बनाई और हमें पता लगा कि भाई एमडी कैट प्रिपरेशन के ऊपर जो इम्प्रेशंस मिलते हैं ना मेरी वेबसाइट को, एमडी कैट प्रिपरेशन के ऊपर वो मिलते हैं 20,000। ओके, और कन्वर्जन जो मुझे मिलती है उसके अगेंस्ट वो पता लगा भाई वो तो मिलती है 10। ठीक है, अब इसमें सर्चेज बहुत ज़्यादा है, कन्वर्जन बहुत कम है। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि लोग रब्ता करते हैं, वेबसाइट पर आते हैं, कॉल करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन जब मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड को देख रहा हूँ तो मैंने देखा कि भाई ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना मेरा, ये मुझे सर्चेज, ये मुझे इंप्रेशन देता है। हम कह देते हैं कि भाई 3,000, वो 20,000 इंप्रेशन दे रहा था, ये 3,000 इंप्रेशन दे रहा है। लेकिन जब मैं इसकी कन्वर्जन देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि कभी इसकी कन्वर्जन 1000 भी हो जाती है, कभी इसकी कन्वर्जन 800 भी हो जाती है, कभी इसकी कन्वर्जन 1500 भी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा हमें आने लगा हुआ है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हमें अच्छा रिजल्ट आता है। अब मैंने क्या लिखा है, मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है बेस्ट एमडी कैट प्रिपरेशन अकेडमी इन लाहौर। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। रिजल्ट भी मुझे मिलना शुरू हो गया, लाहौर से लोग भी आने शुरू हो गए, वेबसाइट पर आ रहे हैं तो ट्रैफिक की शक्ल में आ रहे हैं, एकेडमी में आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स की शक्ल में आ रहे हैं, कन्वर्जन होने लगी हुई है। 2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, 6 माह गुजरे, साल गुजरे। अब हम कह रहे हैं भाई किधर गया हमारा शॉर्ट कीवर्ड, तो भाई शॉर्ट कीवर्ड तो लॉन्ग कीवर्ड के अंदर ही था, हाँ ना। एमडी कैट प्रिपरेशन के अंदर मौजूद था हमारा, आमतौर पर वो बीच में भी मौजूद होगा, लेकिन क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था तो वो बहुत जल्दी रैंक नहीं किया, उसने रैंक करने में अपना टाइम लेना है। लेकिन क्या होगा, शॉर्ट कीवर्ड भी रैंक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जल्दी रैंक करवाना चाह रहे होते हैं अपनी वेबसाइट को क्विक रैंक करने के लिए, तो इसके लिए भी जो हम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पहले टारगेट करते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने कीवर्ड्स 2 बताए मोटे मोटे आपको कि भाई एक शॉर्ट एक लॉन्ग। शॉर्ट किसे बोलते हैं, 3 वर्ड्स वाले को, 3 वर्ड से बड़े वाला जो है वो लॉन्ग है। शॉर्ट के ऊपर कन्वर्जन कम होती है, रिजल्ट्स ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग के ऊपर रिजल्ट्स कम होंगे मगर उसी तरह कन्वर्जन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अच्छा, अब एक और टाइप है हमारे पास कीवर्ड की, और वो क्या है, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है कि ऐसा कीवर्ड है जिसकी लाइफ कम है, मतलब शॉर्ट टर्म है, थोड़ी देर के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना आजकल ट्रेंडिंग, या हम कहते हैं कोई चीज़ वायरल हो गई है, तो जो चीज़ वायरल हुई होती है तो उसका जो सर्च कंटेंट होता है वो भी वायरल हुआ होता है और वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, लेकिन उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी लाइफ कम होती है, कुछ अरसे के बाद वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। तो कहते हैं अब आपके ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स होते हैं, जो वायरल कीवर्ड्स होते हैं, तो आपने अपनी वेबसाइट में उनको भी लेकर आना है मगर उन पर इन्हिसार नहीं करना। अगर आप उस पर इन्हिसार करेंगे तो जब तक तो वो हैं, पहली बात तो ये है कि एसईओ के लिए एक बात समझ लें कि उसको रैंक करने के लिए टाइम की ज़रूरत है। मतलब एसईओ ऐसे नहीं है कि भाई हमने आज एसईओ की और सुबह अप्लाई हो जाएगी, ऐसे नहीं है। एसईओ में आप अगर एसईओ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग तो पहले भी एसईओ कर रहे हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, हम उन्हीं के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो उनके मुकाबले पे आने के लिए गूगल ने कोई स्टैंडर्ड तो बनाया होगा कि जब कोई नया बंदा अच्छी चीज़ लेकर आएगा तो उसे अपनी अच्छी चीज़ कितनी देर मुझे दिखानी है, उसके बाद मैं उसको टॉप पे लेकर जाऊँगा। तो इसके लिए इसका जो अपना स्टैंडर्ड होता है वो 3 to 4 मंथ्स का होता है मिनिमम, कि 3 से 4 महीने में आप किसी कीवर्ड पर रैंक करते हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि इतना टाइम तो हमें चाहिए होगा, 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए, उसके बाद हम रैंक करेंगे, किसी के साथ कंपटीशन में आएंगे। अगर अब हम और स्ट्रेटजीज भी पढ़ेंगे कि हम 1 महीने में क्या रैंक कर सकते हैं,
20 दिनों में क्या रैंक कर सकते हैं, कैसे रैंक कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी है कि हम फौरी तौर पर रैंक करें, उसको हम आगे जाकर उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें शॉर्ट कीवर्ड्स को भी, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स को भी, जिनकी लाइफ टाइम कम हो, उनको भी बीच में ले लें, ताकि कम से कम कुछ अर्से के लिए तो वो रैंक करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे आज पता लगा कि ये एक चीज़ ट्रेंड कर रही है और उसकी ट्रेंडिंग लाइफ जो है उस कीवर्ड की, मुझे अंदाज़ा है कि उस कीवर्ड की ट्रेंडिंग लाइफ भी 10 दिन है, इसका मतलब मैं अगर उसको यूज़ आज अप्लाई करता हूँ तो आपको लगता है कि वो रैंक कर जाएगा? नहीं करेगा। तो जब उसने रैंक करना है तो उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे इन चीज़ों को देखना है कि मुझे ट्रेंडिंग चीज़ों को भी लेकर आना है, लेकिन ये नहीं देखना कि हमें ये देखना है कि ट्रेंड करती हुई चीज़ को हम कितनी देर में रैंक करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। मतलब पहले बोला शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, अब कह रहे हैं एवरग्रीन, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है कि हमें पता है भाई कोई चीज़ किसी ने खरीदनी है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि लोग हर दौर में लैपटॉप्स खरीद रहे हैं और हर दौर में नए लैपटॉप्स भी खरीद रहे हैं और हर दौर में यूज लैपटॉप्स भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूज लैपटॉप प्राइसेस, ये एक एवरग्रीन कीवर्ड हो सकता है। ब्रांड न्यू लैपटॉप प्राइसेस, ये भी एक एवरग्रीन कीवर्ड हो सकता है। सो ऐसे कीवर्ड आपकी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये वो कीवर्ड हैं, मसलन किसी ने एसईओ करवाई है, मेरे से करवाई है एसईओ, 6 महीने के लिए मैंने की, उसके बाद 6 महीने बाद मैंने छोड़ दिया, तो भैया कुछ सालों के लिए उसकी एसईओ तो चलनी चाहिए ना। तो अगर उसमें एवरग्रीन कीवर्ड्स होंगे तभी चलेगी। तो अगर सारी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे तो हो सकता है 8-10 महीनों के बाद पहले वो ऊपर नजर आए, फिर एकदम नीचे चली जाए उसकी वेबसाइट। ठीक है, सो हमें एवरग्रीन कीवर्ड्स को भी देखना है। ये हमने देखना कैसे है? ये देखने का जो हमारा तरीका है ये यही है जो हम कर रहे हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं। ये हमें ये देखना है, अभी हम देखेंगे कि हमारे पास मेथड्स क्या हैं उन्हें देखने के, लेकिन हमने रिसर्च करके उन तक पहुंचना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? ये है प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे पास 2 तरह की वेबसाइट्स हैं जी। जाओ भाई, पूछा ना करे, जाना हो तो खामोशी से चले जाया करो ना यार। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे पास 2 तरह की वेबसाइट्स हैं। एक ऐसी वेबसाइट्स है जो इन्फॉर्मेशनल है, मतलब उन पर वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है, लोग हमसे पूछ रहे हैं, जैसे पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है। ठीक है, लोग वेबसाइट पर आते हैं, उन्हें पता लग जाता है भाई ये कॉलेज है, यहाँ पर मौजूद है, ये कोर्सेज करवाते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक वेबसाइट है जो ई-कॉमर्स टाइप है, वहाँ पर क्या हो रहा है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मतलब कोई भी बंदा उस वेबसाइट पर आता है, परचेज करता है, सेल करता है। मतलब मुझे माउस चाहिए, मैं किसी वेबसाइट पर जाऊँगा जो कि माउस सेल कर रहा होगा, मैं माउस पर जाऊँगा, माउस को पसंद करूँगा, ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करूँगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करूँगा, मुझे मेल आएगी कि जनाब आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया, तो 1 से 2 दिनों में आपका ऑर्डर आपके घर आ जाएगा। अब ये चेंज होगी ना। अब इसकी एसईओ में और पीक सोल्यूशन की वेबसाइट की एसईओ में ज़मीन आसमान का फर्क है। कैसे फ़र्क है भाई? उसकी वेबसाइट तो एक स्टैंडर्ड वेबसाइट है जिसके कुछ कीवर्ड्स हैं और उनके ऊपर हमने उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया। लेकिन जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, हो सकता है कि उस कंपनी के पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, या हो सकता है उस कंपनी के पास 500 प्रोडक्ट्स हों, या हो सकता है उस कंपनी के पास 1000 प्रोडक्ट्स हों। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हर प्रोडक्ट की एसईओ एक तो नहीं कर सकता। मतलब उसको चाहिए कि माउस खरीदने वाला बंदा जब कोई माउस का बायर कोई सर्च टर्म लिखे तो मेरे माउस ऊपर आ जाए। फिर वो कहता है कि जब कोई बंदा लैपटॉप खरीदना चाहता हो तो वो लिखे भाई यूज लैपटॉप है, ब्रांड न्यू लैपटॉप प्राइसेज इन, फिर मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाए। फिर वो कहता है कि किसी बंदे ने अगर मोबाइल चार्जर खरीदना हो, वो टर्म लिखे तो वो ऊपर आ जाए। अब ये स्टैंडर्ड बात तो की नहीं जा सकती भाई। ये बात कैसे होगी? ये मोबाइल चार्जर की जो प्रोडक्ट लगी होगी उसके अंदर हम इसकी एसईओ करेंगे, जो माउस की प्रोडक्ट अटैच की होगी उसके अंदर हम एसईओ करेंगे, जो लैपटॉप, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली एसईओ कैसी है? ये प्रोडक्ट एसईओ। अब अगर कोई बंदा मेरे पास एक स्टैंडर्ड वेबसाइट लेकर आएगा तो मैं उसको भी कितने कीवर्ड हैं, वो कहेगा 5 कीवर्ड हैं, मैं उसकी एसईओ कर दूंगा, स्टैंडर्ड एसईओ होगी। अब एक बंदा मेरे पास अपनी ई-कॉमर्स की साइट लेकर आएगा और कहेगा भाई ये मेरी ई-कॉमर्स की साइट है, इसको आप रैंक करते हैं। उसको रैंक करने के लिए मैं उससे पूछूंगा कि हाँ भाई आपकी ई-कॉमर्स साइट है, आपकी इसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं उससे कहूँगा कि आपकी जो एसईओ होगी वो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, और उसको जो मैं चार्ज करूँगा वो भी मैं प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट करूँगा। मिसाल के तो वो मुझे कहता है जनाब मेरे पास तो 100 प्रोडक्ट्स हैं, फिर मैं उससे पूछूंगा कि आपकी हॉट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं,
हॉट प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? आपकी बहुत ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं और आपकी नहीं हो रही चले सेल, लेकिन आपको लगता है कि आपका कंपटीटर ये वाली चीज़ें बहुत सेल करता है, ठीक है। मैं कहता हूँ 10 मुझे पहले ऐसी प्रोडक्ट्स बता दो जो आपकी बहुत हॉट प्रोडक्ट्स हैं, यानी जिनकी सेल आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए या होती है। बेशक आपकी अभी नहीं हो रही क्योंकि आपने तो अभी रैंक ही नहीं करवाया, रैंक करवाएंगे तो सेल होगी ना। वो मुझे बताएगा भाई ये मेरी 5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है, तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि पहले इस तरह करते हैं, इन 5 प्रोडक्ट्स की एसईओ करवा लें आप, ठीक है। ये उसका बजट है और इतने टाइम में हम उसकी एसईओ कर देंगे। अब ये वाली एसईओ जो है ये स्टैंडर्ड कीवर्ड बेस पर नहीं हो रही है, ये किस बेस पे हो रही है? ये प्रोडक्ट के ऊपर हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट कीवर्ड्स अलग होंगे और वो चेंज हो रहे होंगे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कीवर्ड्स को थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि आसान भी होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स हैं, सीधी सीधी समझ में आ रही है कि भाई ये प्रोडक्ट है। उसके लिए किसी ने कोई अल्टरनेटिव वर्ड तो लिखना ही नहीं है। जिसका माउस खराब हो गया कुछ और तो लिखेगा नहीं ना, इशारों में तो बात नहीं करेगा ना कि मेरा माउस खराब हो गया, सीधा सीधा उसको माउस चाहिए तो वो माउस की क्यूरी लिखेगा। जिसका चार्जर खराब हो गया वो चार्जर की क्यूरी लिखेगा, मतलब वो जो चीज़ उसको चाहिए सीधी सीधी लिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास आगे प्रोडक्ट कीवर्ड्स। अच्छा, अब आगे क्या कहता है? These are the keywords that explain and describe your product. ऐसे कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट कीवर्ड्स। अच्छा, अब उसके बाद आगे उसने एक और टर्म इस्तेमाल किया और वो टर्म उसने इस्तेमाल की है LSI कीवर्ड्स। अच्छा, अब मैं बार बार आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मैं काफ़ी देर से कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि भाई अब हमारी वेबसाइट को तो भर जाना चाहिए कीवर्ड्स के साथ। ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो ज़्यादा लोगों के सर्च पे हम ट्रिगर करेंगे, कम कीवर्ड होंगे तो कम लोगों की सर्च पर हम ट्रिगर करेंगे। मगर ऐसा नहीं है। कीवर्ड को लिखने के लिए भी गूगल ने हमें एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कहता है कि भाई आपका कीवर्ड इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हुआ तो मैं ये समझूंगा कि आप कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हो, यानी आप कीवर्ड की स्टफिंग कर रहे हो, कीवर्ड की रेपिटेशन करने लगे हो। वो क्या कहता है? वो कहता है भाई आपका कीवर्ड की जो अच्छा नंबर है दैट इज 1 to 3%, यानी आपके कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड कितनी दफ़ा आना चाहिए? 1% से लेकर 3% तक। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसका कंटेंट 100 वर्ड्स का है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1% मैं लिखूंगा तो 1 कीवर्ड होगा, 2% लिखूंगा तो 2 कीवर्ड्स होंगे, और अगर 3% लिखूंगा तो 3 कीवर्ड्स होंगे। अगर मैं चौथा भी कीवर्ड उस कंटेंट में ऐड कर दूं 100 वर्ड्स वाले में, तो गूगल कहेगा कि ये गलत कर रहे हो। इसका मतलब है मैं गूगल का स्टैंडर्ड अवॉइड करूँ। और अगर मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं है, कीवर्ड है ना भाई, 40% कीवर्ड्स होने चाहिए मेरे कंटेंट में, अब मैं क्या करूँगा? इररेलेवेंट हो जाऊँगा, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात लिखता जाऊँगा ना, वो समझने वाले को मेरा मैसेज भी सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एक ही टर्म बार बार लिखी जा रहा हूँ। मतलब मेरा कीवर्ड है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, मैं किसी ना किसी तरीके से हर सेंटेंस में कमर्शियल किचन इक्विपमेंट लिख देता हूँ कि भाई ये कीवर्ड है तो ये रैंक करेगा। ऐसा नहीं करता। अब वो ये कहता है, एक तो उसने हमें लिमिट लगा दी। क्या लिमिट लगा दी उसने हमें? उसने लिमिट लगा दी कि भाई कीवर्ड कितना होना चाहिए? 3% मैक्सिमम। वैसे वो कहता है 2% इज फाइन, ठीक है, लेकिन 3% इज मैक्सिमम। अब इससे के साथ एक बात और रेलिवेंट हो गई है, और वो बात क्या रेलिवेंट हो गई है? कंटेंट की बात रेलिवेंट हो गई कि भाई ये तो इन्हिसार कर रहा है कंटेंट। देखिए उसने ये नहीं कहा कि 5 कीवर्ड्स होने चाहिए या 10 कीवर्ड्स होने चाहिए या 20 कीवर्ड्स होने चाहिए, उसने परसेंटेज बताई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड कर रहा है आपके कंटेंट पर। अगर आपका कंटेंट 100 वर्ड्स का है तो कीवर्ड का नंबर डिफरेंट निकलेगा। अगर आपका कंटेंट 500 वर्ड्स का है तो कीवर्ड का कंटेंट डिफरेंट निकलेगा। अगर आपका कंटेंट 800 वर्ड्स का है तो कीवर्ड की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। आपको कम से कम, पहली बात तो यह है कि 100 वर्ड्स का कंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। आपका मिनिमम भी जो कंटेंट होना चाहिए ना, वो 500 से 600 वर्ड्स आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। हर हालत में आपके पास इतने वर्ड्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 500 से 600 वर्ड्स। मैक्सिमम आप अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट ला सकते हो दैट इज इक्वल टू 1500 वर्ड्स, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिख सकते हैं? 1500 वर्ड्स। अब देखें ना, आपने वेबसाइट बनानी है ना, कोई किताब तो नहीं लिख रही ना, या कोई ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी नहीं बनानी है। इतना कंटेंट कोई पढ़ेगा भी नहीं आपका। लेकिन अगर आपने मैसेज इतना छोटा दिया हुआ है कि किसी को आपका समझ भी नहीं आ रहा कि भाई 100 वर्ड में आपने वेबसाइट खत्म कर दी,
मतलब आपने उसमें लिखे हुए कुछ 40 वर्ड्स लिखे और 40 वर्ड्स लिखने के बाद आपने क्या किया, 40 वर्ड्स लिखने के बाद आपने तस्वीरें लगा दी। हाँ, तो इसका मतलब वर्ड्स तो कम है ना, आपकी वेबसाइट में एक वर्ड्स की भी एक लिमिट है। इसी तरह इमेजेस होने चाहिए, मगर इमेजेस का काउंट कोई नहीं है। ठीक है, इमेजेस जितने मर्जी रख लें, चाहे इमेजेस ज़्यादा रख लें चाहे इमेजेस कम रख लें, मतलब इमेजेस का कोई काउंट नहीं है, मगर आपके कंटेंट का काउंट है। और वो काउंट भी किस चीज़ में है, इन वर्ड्स कि कितने वर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, अब कंटेंट लिखने के लिए, अब बीच में कंटेंट आ गया तो मैं ज़रा उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। कंटेंट कितना होना चाहिए ये तो हो गया। अब कंटेंट कैसा होना चाहिए, कोई बहुत हाई फाई अंग्रेजी, ठीक है ना, कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का अंग्रेज बंदा लिख रहा कंटेंट, ऐसा लगेगा भाई बड़ी मुश्किल इंग्लिश आती है इस बंदे को, ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कॉमन कंटेंट हो, जो कि इंग्लिश पढ़ने वाला हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता हो। नंबर ऑफ सेंटेंसेस तो कंटेंट के हिसाब से होंगे, मगर सेंटेंस का साइज छोटा होना चाहिए, पैराग्राफ्स छोटे छोटे होने चाहिए। अटेंडेंस लगवाएं। जी, कंटेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि कंटेंट छोटे छोटे पैराग्राफ्स पे होना चाहिए और छोटे छोटे सेंटेंस। मतलब अगर आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ एक बना लिया, पता लगा भाई कोई 25 लाइनों का एक पैराग्राफ है, तो वो कोई पढ़ेगा ही नहीं, वो कहेगा भाई ये बात मुझे समझ ही नहीं आनी है, जब मैंने आखिरी वर्ड पे जाना है मुझे भूल जाना है कि वो मैसेज क्या देना चाह रहा है। इसी तरह अगर आपका सेंटेंस लंबा होगा फिर ये इशू आएगा। तो गूगल हमें कहता है थोड़े सेंटेंसेस, छोटे पैराग्राफ्स, यूनिक कंटेंट, आसान इंग्लिश, इन सारी चीज़ों को अगर हम फोकस करेंगे तो ही हमारा एक्सेप्टेबल कंटेंट होगा। और कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आपने किसी की वेबसाइट से कंटेंट पिक कर लिया, ऐसा नहीं है कि आपने किसी के फेसबुक पेज से कंटेंट पिक कर लिया, वो भी नहीं करना। मतलब कहीं से भी ना सोशल मीडिया से कंटेंट लेना है ना, बल्कि आपका कंटेंट बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल आपका आइडिया किसी से भी मिल सकता है। मतलब एक बिजनेस करने वालों का जो कंटेंट टाइप है वो तो एक जैसी होगी ना। जैसे हम कहीं भी कंप्यूटर कॉलेज सभी डिजिटल मार्केटिंग ऑफर करते हैं, सभी फाउंडेशन ऑफर करते हैं, जिसका मतलब है कंटेंट टाइप तो एक ही जैसी है। लेकिन अगर मैं किसी और कॉलेज का कंटेंट कॉपी करूं और उसे अपनी वेबसाइट पे लगा दूं तो गूगल एकदम उठाकर मेरे वेबसाइट को बाहर फेंक देगा और उसे कंसिडर नहीं करेगा रैंक करने की। यानी कि पहला क्राइटेरिया क्या है आपके पास, यूनिक कंटेंट, कि आपका कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए, किसी से कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ बाई चांस कोई एक आधा वर्ड किसी से मैच करो ये फील हो जाता है, लेकिन आप ऐसा अगर कॉपी करोगे, एक सेंटेंस भी कॉपी करोगे वो पकड़ लेगा। तो सेंटेंसेस कहीं से आपने नहीं उठाना। इसका तरीका ये होता है कि हम रीराइट ही करें कंटेंट, और रीराइट करने के बाद भी हम अगर लग रहा हो कि भाई ये किसी और वेबसाइट में कंटेंट होगा तो अपनी वोकैबुलरी की मदद से उन वर्ड्स को भी चेंज कर दें। हाँ जी बिल्कुल, हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब उधर हम बहुत सारे टूल्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो आजकल एक नया टूल आया हुआ है AI का, चैट GPT से हम कंटेंट लिखवा सकते हैं। वो वाला कंटेंट अभी तक नया ही है, लेकिन हमें ये करना चाहिए। लेकिन उसके अंदर एक इशू है कि वो स्पैम में आ जाता है। स्पैम का क्या मतलब होता है, गूगल किसी भी ऐसी चीज़ को स्पैम समझता है जो ऑटो जनरेटेड हो, और जो चैट GPT है वो ऑटो जनरेटेड है। इसका मतलब कि मैंने पहले उसे जनरेट करवाया, उसके बाद मैं उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले आया और मैंने उसको एडिट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो ऑटो जनरेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है वो स्पैम नहीं होगा। वो स्पैम क्या होता है इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई कीवर्ड 3%। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई 3% से हमारा गुजारा नहीं होगा। हाँ, अब हम क्या करें? अब गूगल ने आपको एक रास्ता और बता दिया, और वो रास्ता उसने बताया आपको
LSI का, LSI कीवर्ड्स। ये जो LSI कीवर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? लेटेंट सेमेंटिक वोकैबुलरी, हाँ, या इंडेक्सिंग। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है, इसको आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि भाई लोगों की एक इंटेंट भी है ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, अब उसकी जगह पर एक बंदा लिखता है बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स इन लाहौर। अब दोनों की इंटेंट एक जैसी है। एक बंदा फाउंडेशन का कोर्स करना चाहता है, वो लिखता है, और एक बंदा लिखता है फाउंडेशन कोर्स कीवर्ड है हमारा, एक बंदा लिखता है बेस्ट एक्सेल कोर्स इन लाहौर, एक बंदा लिखता है बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स इन लाहौर। जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं उसमें एक बंदा लिखता है सोशल मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर। जो डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट है वो अब ये देखना लोगों की इंटेंट क्या है हमें तो नहीं पता ना। हर किसी ने अपने इंटेंट के मुताबिक सर्चिंग करनी है, किसी ने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं लिखना ना। एक बंदा लिखता है PPC एड्स कोर्सेज इन लाहौर, एक बंदा लिखता है गूगल एड कोर्स इन लाहौर, कोई बंदा लिखता है PPC एड ट्रेनिंग अकेडमीज इन लाहौर। अब कीवर्ड पे आके तो उसने मुझे क्या चाहिए था 3%। अब ये वाली जो टर्म्स हैं ये कीवर्ड तो नहीं है मेरे, ये मेरा वो प्राइमरी कीवर्ड नहीं है जो मैंने बनाया हुआ है। ये क्या है? ये उसका मीनिंगफुल, यानी उसी के मीनिंग में एक वर्ड्स निकल रहे हैं हमारे। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसको हम आसान अल्फाज में कहें तो हम कहते हैं कि भाई थीम इसका वही है, यानी कि थीम वाइज ये मेरे कीवर्ड से मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और जब मैं इनमें से एक थीम यूज़ करूँगा तो फिर मेरे पास चॉइस आ जाएगी 3% की, यानी एक थीम के लिए फिर 3% हो गया। फिर मैंने एक दूसरा थीम यूज़ किया, फिर दोबारा से मेरे पास 3% की चॉइस वापस आ गई। तो कहते हैं इस तरह हम कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कीवर्ड 3%, फिर उससे क्या कहता है थीम पे आ जाओ। और आज के दौर में, लेटेस्ट दौर में क्या चल रहा है? लेटेस्ट दौर में क्या है कि लेटेस्ट दौर में ये है कि गूगल कहता है कि मैं आपकी इंटेंट को देखूंगा, मैं यूजर्स की इंटेंट देखूंगा, क्योंकि अब मैंने एग्जैक्टली कीवर्ड्स नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई कीवर्ड्स ही है, सिर्फ वही कीवर्ड रिजर्व वर्ड, जैसे मैं कहूँ कीवर्ड्स तो मैं कहूँ ये तो रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे कोई किसी लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई ये फॉर लूप है तो ये फॉर लूप रिजर्व वर्ड है, ये इफ स्टेटमेंट है ये रिजर्व वर्ड है। तो कहते हैं ये रिजर्व वर्ड्स ज़रूरी तो नहीं है कि अननोन बंदे को भी पता हो, वो तो अपनी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ लिख सकता है। तो गूगल कहता है कि मैं अपने AI से उसकी इंटेंट को चेक करूँगा, उसकी इंटेंट अगर आपके कीवर्ड से मैच करती है तो मैं उसको भी दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात वही आ गई थीम वाली, यानी उसने करना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही है, मगर वो लिख क्या रहा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। यहाँ ये भी नहीं लिख रहा, वो लिख रहा है इंस्टाग्राम कोर्सेज इन लाहौर। तो अब गूगल को पता लग गया कि इसकी इंटेंट मैच करती है आपके कीवर्ड से। ये अब लेटेस्ट सिनेरियो चलने लगा हुआ है। लेटेस्ट सिनेरियो में सिर्फ कीवर्ड्स नहीं बल्कि इंटेंट बहुत मैटर करती है। किसकी इंटेंट? इंटेंट का क्या मतलब है कि वो चाहता क्या है, वो क्या लेना चाह रहा है, वो क्या सर्च कर रहा है। वो सर्च करने के लिए लिख कुछ और रहा है, लेकिन वो ट्रिगर किसी और चीज़ को करवा रहा है। लिख तो हो रहा है कि बेस्ट एक्सेल कोर्सेज इन लाहौर, मगर उसका ट्रिगर कोर्स कीवर्ड जो था ना वो ये था कि बेस्ट प्राइमरी फाउंडेशन कोर्सेज इन लाहौर, सपोज कर लेते हैं ये था। अब कोई बंदा लिखता है PPC एड्स कोर्सेज इन लाहौर, मगर उसका कीवर्ड क्या था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। तो वो ये लिखता है तो वो ट्रिगर किसको कर रहा है? उसको पता लग रहा है कि भाई ये जो PPC एड्स ले रहा है बेसिकली इसकी इंटेंट भी डिजिटल मार्केटिंग ही है, उसको ट्रिगर करेगा। सो अब उसने ये भी देखना है कि भाई उसकी इंटेंट क्या है, और ये किस कैटेगरी में आएगा? ये LSI कीवर्ड्स में आएगा। और ये LSI कीवर्ड्स कोई टाइप नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट। कि LSI कीवर्ड क्या है कि भाई थीम मिलता जुलता हो आपके कीवर्ड्स के साथ। अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि आपको कीवर्ड्स भी मिलने जा रहा है। चलिए अब और नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है? अब मैंने टर्म इस्तेमाल की ना इंटेंट, तब वो कहता है कि भाई इंटेंट की बात भी कर लेते हैं कि इंटेंट क्या होती है। कहते हैं इंटेंट ये है कि एक बंदा गूगल पर आता है, क्या पता उसकी इंटेंट क्या है। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये एक माउस है, ठीक है, मैं गूगल करता हूँ, हो सकता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाईफाई माउस क्या होता है, और हो सकता है कि मैं माउस बाय करना चाहता हूँ। दो इंटेंट्स है ना ये। अब गूगल को पता लगेगा मेरी क्यूरी से
कि मेरी इंटेंट क्या है। हो सकता है कि मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ कि भाई ये वाईफाई माउस क्या होता है, ये कब इजाद हुआ था, किसने इजाद किया था, मतलब मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। इसके बटन्स कैसे चलते हैं, इसकी लाइफ टाइम कैसे होती है, इसके लेंसेज कैसे काम कर रहे होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज कौन सी हैं जो माउसेज बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारे कामों में अभी तक मेरी इंटेंट कहीं परचेज की नहीं है। अब एक बंदे की इंटेंट है परचेज की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके क्यूरी में ना तो हाउ होगा ना व्हाट होगा, कोई भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट मिल नहीं रहा होगा, बल्कि वो तो सीधा जाएगा प्राइसेस ऑफ वाईफाई माउस प्राइसेस। इसका मतलब क्या होगा, सीधी सीधी उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट ट्रिगर करेंगे। जैसे ही वो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाएगा तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी उसके सामने, वो पढ़ेगा भाई ये माउस है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये इसकी लाइफ टाइम है, ये इसका वारंटी पीरियड है, ये इसकी वारंटी है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ रहा होगा, अगर वो अगले स्टेप पे जाएगा तो ऐड टू कार्ट आ रहा होगा, और वो जब ऐड टू कार्ट करेगा तो क्या होगा, उसका तो ट्रांजैक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटेंट चेंज हो गई, अलग-अलग इंटेंट नजर आ रही है हमें। और ये इंटेंट किधर है, घर बैठे हुए यूजर की इंटेंट की बात कर रहे हैं जो क्यूरी करने लगा हुआ है। तो कहते हैं कि भाई इंटेंट इंफॉर्मेशनल भी हो सकती है, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट में क्या आप इंफॉर्मेशनल इंटेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्या अलग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशनल इंटेंट से ही तो कमर्शियल इंटेंट में कोई बंदा हमारे पास आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है दूसरी तरह की इंटेंट क्या है हमारे पास, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ व्हाट, सब पता लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट है किसी बंदे की, ये जानना चाह रहा हो। अच्छा, दूसरी इंटेंट क्या है, कमर्शियल, यानी किसी बंदे ने परचेज कर लिया है लेकिन उससे पहले अभी उसकी माइंडसेट कमर्शियल है, अभी वो परचेज नहीं कर रहा सीधा। कमर्शियल में इंटेंट में जब वो आएगा तो उसको किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नजर आएगी, पढ़ेगा, कन्विंस होगा, तो उसके बाद वो किधर जाएगा, आगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे। यही वाला पार्ट होता है ना हमारा, किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पर जाएं, माउस बेस्ट माउस प्राइसेस, एक ऐड आता है उसमें क्लिक करते हो, सीधा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। दराज की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे इधर ये चीज़ें नजर आ रही हैं, फीचर्स नजर आ रहे हैं जो मैं भी बोल रहा था, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, वारंटी पीरियड, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो इंटेंट है वो क्या है, वो ट्रांजैक्शनल है। उसने ये सब कुछ पढ़ा, उसको अच्छा लगा, उसने कहा हाँ भाई यही चाहिए था मुझे। अब उसने क्या किया, जहाँ पर प्राइस लिखी हुई थी वहीं पर ऐड टू कार्ट लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था बाय नाउ, मैंने उस बटन को क्लिक कर दिया तो सीधा उसने मुझे कहा कि हाँ जी पेमेंट करें, कैसे करेंगे आप पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे कि बैंक अकाउंट से करेंगे। मैंने उसको बता दिया मैं इस तरीके से पेमेंट करूँगा, फाइन, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइप और है कीवर्ड्स की, और वो क्या, ये जो सब चीज़ें अभी मैंने पढ़ाई हैं आपको, यानी मैंने बात शुरू की कहाँ से, शॉर्ट कीवर्ड से, फिर मैंने बात की लॉन्ग कीवर्ड की, फिर मैंने बात की टाइम बेस्ड कीवर्ड्स, वायरल कीवर्ड्स, फिर मैंने बात की एवरग्रीन कीवर्ड्स की, फिर मैंने कहा कि भाई कीवर्ड्स की भी लिमिट है। अब इस लिमिट का तोड़ क्या है हमारे पास, LSI कीवर्ड्स, थीमेटिक कीवर्ड्स। फिर हमने कहा कि भाई ये थीमेटिक कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, लोगों की इंटेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब लोगों की इंटेंट का हमें कैसे पता लग रहा है, क्या वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं, क्या वो कमर्शियल इंटेंट के साथ आए हैं या बाई इंटेंट के साथ आए हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये सब कुछ पता लग गया। अब ये सब कुछ हमें क्यों ज़रूरी था जानना, ताकि हमें पता लगे कि भाई कीवर्ड्स हैं क्या, हमने कीवर्ड्स बनाने हैं ना खुद से। अच्छा, अब आगे चले चल, आगे क्या आ रहा है भाई, पहले भी मैं कहता था कीवर्ड टाइप्स है ना, फिर एक और टाइप्स आ गई है, एक और तरह की टाइप्स आ गई, पहले भी टाइप थी फिर टाइप्स आ गई। अब ये टाइप दूसरी तरह की है, इनको हमने अभी नहीं पढ़ना। ये किसकी टाइप्स है, ये हैं एड्स के लिए गूगल टाइप्स। गूगल ऐड भी तो चलता है ना, गूगल ऐड पे भी तो देखें, गूगल ऐड लगाना है तो ये तो नहीं कि जब पैसे होने चाहिए और वेबसाइट होनी चाहिए तो लगा दो, हाँ भाई, कोई बंदा उधर भी तो हम यही टारगेट करेंगे, लोग कुछ खरीदना चाहते हैं तो जब वो कुछ लिखे तो हमारा ऐड नजर आए। इसका मतलब है कि गूगल ऐड लगाने के लिए भी कीवर्ड ही मेन चीज़ है। तो इसका मतलब वहाँ पर भी हमें कीवर्ड के मतलब कुछ बात करनी होगी। जो बात अभी तक मैंने की है ये सारी की सारी ऑर्गेनिक रिजल्ट पे भी चलेगी और सारी की सारी गूगल एड्स पे भी चलेगी। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन आ रही है ना, जिस पे क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड मैच टाइप्स, क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये और नेगेटिव मैच, इसको हम उस वक्त देखेंगे जब मैं आपको गूगल ऐड पढ़ाऊंगा, इसलिए कि ये इम्प्लीमेंट होगी सिर्फ उसके ऊपर, ये ऑर्गेनिक सर्च के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम इस चीज़ को भी स्किप करें
ये किससे रिलेटेड है? ये SEO से रिलेटेड नहीं है, ये SEM से रिलेटेड है। ये मैंने दो टर्म्स बोली, SEO और SEM। सबको पता है कि मैं SEO किसे कह रहा हूँ और मैं SEM किसे कह रहा हूँ, सर्च इंजन मार्केटिंग। जब मैं मार्केटिंग की टर्म इस्तेमाल करूँगा तो आपने फ़ौरन समझ लेना है कि हम पैसों की बात कर रहे हैं, और जब हम पैसों की बात कर रहे हैं गूगल के साथ, तो इसका मतलब है हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये SEM इज़ PPC एड्स, SEM इज़ गूगल एड्स। जब हम SEM की बात करते हैं तो हम गूगल एड्स की बात करते हैं। नीचे आ जाते हैं, इसे हमने बाद में देखना है। ये एक चीज़ थी जिसे हमें पहले ज़रा समझना है। सबसे पहले हमें ये है कि यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी बात, मैंने ऊपर से बात शुरू कर दी है। असल में जब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा कहता है भाई ये मेरी वेबसाइट है, 2 साल पुरानी वेबसाइट है, ठीक है, मगर ये वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, तो मैं इसे रैंक करवाना चाहता हूँ। मेरे ये 5 कीवर्ड हैं, इन पे मुझे रैंक करवा दें। ठीक है, आप कितने पैसे लेंगे इसको रैंक करने के? अब उसकी वेबसाइट के ऊपर मैंने जो फिजिबिलिटी बनानी है, मुझे सबसे पहले उसके कॉन्टेंट को चेक करना है, यानी कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमें पहले क्या जानना चाहिए कीवर्ड रिसर्च करने से पहले? कीवर्ड रिसर्च कैसे होगी? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि उस बंदे का बिजनेस। अब आपको किसी का बिजनेस ही नहीं पता, आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे भाई? अब उसका ये बिजनेस है, अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसके बिजनेस में, बिजनेस टाइप तो यही है ना कि ये एक इंडस्ट्रियल किचन का कोई बिजनेस कर रहा है या कमर्शियल किचन का बिजनेस कर रहा है, मगर कमर्शियल किचन एक्चुअली उसकी प्रोडक्ट तो नहीं है। उसकी प्रोडक्ट क्या है? पिज़्ज़ा ओवन। उसकी प्रोडक्ट क्या है? बेकरी काउंटर्स। ठीक है, आइसक्रीम मशीनरी, कॉफ़ी मशीनरी, और एक रेस्टोरेंट के किचन में जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं, सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे उसकी प्रोडक्ट्स का भी पता होना ज़रूरी है। इसके बगैर मैं रिसर्च नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे उन्हीं के तो कीवर्ड्स बनाने हैं। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है? लोकेशन। लोकेशन का क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि भाई आपने अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किस जगह के लिए करना है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्या मैं लोकल वेबसाइट चला रहा हूँ पाकिस्तान में, तो इसका मतलब मुझे पाकिस्तान में चलानी है, या मेरी कोई ग्लोबल वेबसाइट है, जैसे मैं कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ, तो इसका तो मतलब है कि इसके लिए मुझे कीवर्ड्स ऐसे यूज़ करने हैं जो वाइड भी एक्सेसिबल हो गए। तो मुझे लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं उसकी वेबसाइट का URL पूछूंगा, और अगर उसके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टा बना हुआ है, फेसबुक बना हुआ है, मैं उनको भी देखूँगा। और उसके बाद मैं उसकी कीवर्ड रिसर्च शुरू करूँगा। तो कीवर्ड रिसर्च कहाँ से शुरू होनी है? ऊपर से, जहाँ से हम नीचे आए हैं। ठीक है, और अभी हमने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च नहीं की, आपने देख रहे हैं मैंने सिर्फ कीवर्ड्स का बताया है, रिसर्च नहीं किया। अब इसका जो अगली क्लास में हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा कि कीवर्ड रिसर्च करनी कहाँ से है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज। अब देखिए ना, कीवर्ड आइडियाज आने कैसे हैं मेरे पास। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूट है जो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की क्लासेस कराता है। ठीक है, तो मुझे उसके कीवर्ड्स चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि एकदम ही कीवर्ड्स निकल आएंगे उसके, ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, किसी मैजिक से नहीं आएंगे, किसी टूल से नहीं आएंगे, बल्कि मुझे ये देखना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने होंगे कि भाई इसके जो कीवर्ड्स हैं, इसके सीड्स क्या बनते हैं। कीवर्ड सीड्स का मतलब क्या है कि वर्ड्स क्या हैं इसके, भाई प्रोडक्ट के नाम क्या हैं, उनको मैं सीड्स बोल रहा हूँ। किसकी प्रोडक्ट का नाम क्या है? मिसाल के तौर पर अब मैं कह रहा हूँ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करवाता है, तो PMC है, उसकी भी एंट्री टेस्ट होगी, UMT की भी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी की भी होगी, ऐसे ही है। अब एंट्री टेस्ट को हम एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन भी कहते हैं, एंट्री टेस्ट क्लासेस भी कहते हैं। और जब मेडिकल कॉलेज की एंट्री टेस्ट होगा तो हम उसको मेडिकल टेस्ट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन भी कहते हैं। अब कितने सारे अल्फाज हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे अल्फाज क्या हैं? सीड्स हैं ये हमारे। मतलब MD कैट क्लासेस एक सीट, MD कैट एक सीट, MD कैट प्रिपरेशन एक सीट, MD कैट ट्यूटोरियल्स एक सीट, ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन एक। अभी अगर बोलता जाओगे तो खत्म ही नहीं होंगे भाई, है ना। मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा टर्म्स निकालनी है, और ये टर्म्स को उठाकर मैं लेकर जाऊंगा गूगल के पास, और दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं इन टर्म्स को चेक करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन मैं अभी बताता हूँ, वो क्या लिखा है पहले में, गूगल ऑटो कंप्लीट। अब मैंने सीड्स निकालने, कीवर्ड आइडियाज़ लेने, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पर जाऊँगा। गूगल ऑटो कंप्लीट किसे बोलते हैं जी? गूगल ऑटो कंप्लीट किसे बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे? गूगल में होता है खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाता है ना। तो मैं गूगल में जाऊँगा,
अपना ऑटो कंप्लीट का फीचर ब्राउज़र में ऑन रखूँगा कि भाई नज़र आना चाहिए, बंद भी किया जा सकता है उसको, हाँ। और उधर जाकर मैं लिखूँगा एमडी कैट प्रिपरेशन, तो क्या होगा भाई, एमडी कैट प्रिपरेशन के साथ जितनी भी सर्चेज हुई होंगी इंडेक्स सारी नज़र आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, और सीड्स मिल गया आपको। इस तरह मुझे पहले फेज़ में क्या करना है, सीड्स कलेक्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीड्स कलेक्शन से अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है।